गुड मॉर्निंग। डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन और भारत के भौगोलिक विभाजन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीप का पठार। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय जो पठार है यह भारत के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का एक अवशेष रहा है। प्रायद्वीप जो होता है ये एक ऐसा स्थलखंड होता है जो कि तीन ओर से जल से घिरा होता है। यानी कि हम इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसको प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तीन ओर से जल से घिरा है। तो ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसके एक और अरब सागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, तो इसलिए इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का पठार जो है इसके बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इसको अध्ययन के लिए हम लोग इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। जैसे इसका उत्तरी भाग कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसका दक्षिणी भाग कहलाता है दक्कन का पठार, इसके पूर्व में एक भाग और पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। कल हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे अरावली की पहाड़ियां। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम विस्तार है। ये प्राचीनतम वलित पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है जो हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच यानी मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का हाड़ौती का पठार भी मालवा के पठार का ही एक भाग है। चंबल नदी ने यहाँ पर अवनलिका अपर्दन के द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है। फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड के दो पठार है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद में आज हम लोग बात करते हैं इसके अलावा यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अन्य कुछ पहाड़ियां और पठार। यानी कि ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है यानी ये मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पे कई सारे पठार और कई सारे पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो है वो है हमारा विंध्याचल पर्वत। एक पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल जो पर्वत है यह पश्चिम में राजस्थान से शुरू होकर के पूर्व में बिहार तक फैला है। यानी कि इसका जो पश्चिमी छोर है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के लगता है और पूर्व में बिहार में सासाराम तक ये फैला हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है बिहार से लेकर के और राजस्थान तक वो है 1050 किलोमीटर। यह विंध्याचल पर्वत जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान का थोड़ा सा भाग इसका बाउंड्री वाला भाग लगता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके बाद में बिहार और इन्हीं राज्यों के अंदर जो है वो ये विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत जो है जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, इस पर्वत का जो दक्षिणी ढाल है ये वाला ढाल, यह ढाल जो है वो अपेक्षाकृत ऊंचा है और इस पर्वत का उत्तरी जो ढाल है इसके उत्तर वाला या इसके ऊपर जो ये भाग है ये भाग नीचा है। इसलिए इसके उत्तरी भाग में कुछ पठार पाए जाते हैं। जो नीचा भाग है वो पठारी भाग है, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ भाग है। जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है या बघेलखंड का पठार है। तो विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी भाग ऊंचा है, इसका उत्तरी भाग जो है वो नीचा है। ऊंचा भाग है वो आज भी एक पर्वत या पहाड़ी के रूप में विद्यमान है और इसका उत्तरी जो भाग है वो पठारी क्षेत्र है। जैसे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड के जो पठार है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है इस पर्वत के क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इस पर्वत की विशेषताओं में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली या अलग करने वाले पर्वत का क्या नाम है। तो ये
क्या है, विंध्याचल पर्वत है। ये क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यानी कि इसके उत्तर में उत्तर भारत है और इसके दक्षिण में दक्षिण भारत है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच यह एक दीवार की भांति काम करता है। यह एक दीवार की भांति कार्य करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक दीवार की भांति काम करता है, तो वो है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यह राजस्थान से बिहार तक, सासाराम तक जो है वो 1050 किलोमीटर लंबा है। विंध्याचल जो पर्वत है, इसका जो पश्चिमी भाग है उसे हम लोग बोलते हैं जोबट हिल के नाम से। यानी कि इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे इसके पश्चिमी भाग को कहते हैं जोबट हिल, जोबट पहाड़ी। और इसका जो पूर्वी भाग है जो बिहार में पड़ता है, इसे हम कहते हैं कैमूर पहाड़ी। और यहीं पर है बारनेर। पहाड़ी। तो विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत ही जोबट हिल, कैमूर की पहाड़ियां और बारनेर की पहाड़ियां आती है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि विंध्याचल जो पर्वत है, यह पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विंध्याचल पर्वत जो है वो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र का जल विभाजक है। यह हम यूं कहें कि यह उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का कार्य करता है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यानी कि जो नदियां विंध्याचल पर्वत से या इस पठारी क्षेत्र से निकलती है वो उत्तर की ओर चली जाती है, और इस दक्षिण से जो नदियां निकलती है वो दक्षिण भारत से होकर के गुजरती है। तो बहुत सारी नदियों का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है, जैसे चंबल नदी है, या जैसे केन है, सिंध है, बेतवा है। ये जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, और ये नदियां उत्तर की ओर बह जाती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि विंध्याचल पर्वत में बलुआ पत्थर पाया जाता है। यह रंगीन बलुआ पत्थर होता है, अलग अलग रंगों का बलुआ पत्थर होता है, जो कि भवन निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भवन निर्माण के लिए काम में लाया जाता है। विंध्याचल पर्वत में जो रंगीन बलुआ पत्थर पाया जाता है, यह भवन निर्माण के कार्यों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका आर्थिक महत्व अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये तो बात होगी विंध्याचल पर्वत की, कि विंध्याचल पर्वत जो है वो मालवा के दक्षिण में एक पर्वत है, जिसकी दक्षिण में ऊंचाई ज्यादा, उत्तर में ऊंचाई कम है, इसलिए इसके उत्तर में कुछ पठार पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत की और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक दीवार की भांति कार्य करता है। इसके पश्चिमी भाग को जोबन हिल और इसके पूर्वी भाग को कैमूर और बारनेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रंगीन बलुआ पत्थर पाया जाता है, जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भवन निर्माण के कार्यों में काम में लाया जाता है। तो ये तो बात होगी विंध्याचल पर्वत की। अब इसके दक्षिण में जो नेक्स्ट पर्वत है उसकी हम लोग बात करते हैं। ये इसकी विशेषताएं होगी। नेक्स्ट जो नंबर 2 है इसी के अंतर्गत, उसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। इस प्रकार से एक पहाड़ी है जो विंध्याचल के दक्षिण में, या एक पर्वत है जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में पाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा की पहाड़ियां। यह जो है इसकी विशेषता यह है कि विंध्याचल जो पर्वत है यह एक ब्लॉक पर्वत है।
यह भारत का एक ब्लॉक पर्वत है। ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में आया था। अब ये ब्लॉक पर्वत क्यों है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखो यहां से एक नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, इसका नाम है नर्मदा। एक नदी सतपुड़ा से निकलती है इस प्रकार से, इस नदी का नाम है ताप्ती। सतपुड़ा जो पर्वत है, यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित एक पर्वत है। यानी कि इसका जो मुख्य भाग है वो इनके दोनों के बीच में आ जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जिसे ब्लॉक पर्वत हम, जैसे ये कोई पर्वत है और ये इस प्रकार से भ्रंश घाटियां हैं, ये एक पर्वत है और ये है भ्रंश घाटियां। ये भी क्या है, भ्रंश घाटी है, और ये भी भ्रंश घाटी। ये दो भ्रंश घाटियां हैं और इनके बीच में एक ऐसा भाग है, एक ऊपर उठा हुआ एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का मतलब ये होता है कि आंतरिक हलचल के कारण या भूगर्भिक हलचल के कारण अगर किसी धरातल के किसी भाग में अगर कोई टुकड़ा या तो ऊपर उठ जाए और उसके निकटवर्ती दोनों क्षेत्र वहीं रहे, तो वो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। या ऐसा हो जाए कि कोई धरातलीय क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल के कारण इसके दोनों वाले भाग नीचे धसक जाए और यह भाग ऊपर रह जाए, तो इस भाग को हम लोग बोल देते हैं पर्वत। अब क्या हो गया कि इसके दोनों ओर के ये जो भाग है वो नीचे धसक गए, इसलिए ये नीचे धसकी हुई खाइयों को या इन भ्रंशों को हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटियां। अब ये भ्रंश घाटी है, दोनों की दोनों ये नीचे धसक गई तो ये एक भाग जो है वो ऊपर उठा हुआ बच गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो सतपुड़ा क्या है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसके दोनों ओर भ्रंश घाटियों से होकर के दो नदियां बहती है। जैसे एक नदी यहां से होकर के इस प्रकार से बहती है, इसका नाम है नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण से होकर के जो दूसरी नदी बहती है इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। अब ये आप यहां इस सिचुएशन को यहां समझ सकते हो कि ये विंध्याचल पर्वत है, ये नर्मदा नदी है, ये सतपुड़ा पर्वत है और ये ताप्ती नदी है। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा स्थित है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत है इनके बीच में से होकर के और कौन सी नदी निकलती है, तो इनके बीच में से होकर के जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा के दोनों के बीच में से नर्मदा निकलती है। फिर नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन पड़ता है, सतपुड़ा पड़ता है। तो दोनों नदियों के बीच स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा भारत का एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व में इस प्रकार के बहुत सारे ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं। जैसे फ्रांस में वास जेस पर्वत पाया जाता है, वास जेस फ्रांस का ब्लॉक पर्वत है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट एक जर्मनी का ब्लॉक पर्वत है। जैसे सियरा नवादा यूएसए का एक ब्लॉक पर्वत है और ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है सियरा नवादा। तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर इससे प्रकार की चीजें पूछी जाती है। तो ये ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण है कुछ, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी। अब इसमें फर्क तो होता ही कि जैसे अरावली जो है ये एक वलित पर्वत है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किसी भी धरातल के या जो तली थी या किसी भी प्रकार से जब दबाव पड़ा तो उनके धरातलीय भाग के मुड़ने से या ब्लॉक पड़ने से, मुड़ने से, अवलन पड़ने से हुआ, फोल्ड पड़ने से हुआ। लेकिन इसका निर्माण भूगर्भिक हलचल के कारण हुआ। इसका मतलब यह कि वलित पर्वत जो होते हैं ये बनते हैं क्षैतिज बल पड़ने से, क्षैतिज जो दबाव पड़ता है उसके कारण वलित पर्वत बनते हैं। जैसे हिमालय वलित पर्वत है। लेकिन जब लंबवत बल पड़ता है तो उसके कारण कोई भाग नीचे धसक जाता है या ऊपर उड़ जाता है
तो उसके कारण इस प्रकार के ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जो दो नदियों के बीच स्थित है, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था। अब ये सतपुड़ा जो पर्वत है ये 7 पहाड़ियों का एक समूह है, यानी कि इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो ये 7 पहाड़ियों का समूह है, इसीलिए इसे कहते हैं सतपुड़ा। 7 पहाड़ियों का समूह जो मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पाया जाता है। इसका पश्चिमी भाग, किसका, सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है इसे कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियां। राजपीपला की पहाड़ियां, इसका पश्चिमी भाग कहलाता है राजपीपला की पहाड़ियां। और इसका जो पूर्वी भाग है इस पर्वत का, यानी कि सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है जहां पे अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है, इसका जो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत सतपुड़ा का पूर्वी भाग है मैकाल पर्वत, इसका पश्चिमी भाग है राजपीपला की पहाड़ियां। और इसके बिल्कुल मध्य भाग में ये जो एक पहाड़ी है, एक जो पर्वत है, इसी को हम लोग बोलते हैं महादेव, महादेव पर्वत। तो इस प्रकार से ये प्रमुख है मैकाल, महादेव, राजपीपला। लेकिन वैसे कुल मिलाकर के छोटी बड़ी 7 पहाड़ियों का यह समूह है। अब राजपीपला की पहाड़ियां इसके पश्चिम में पड़ती है और मैकाल पर्वत इसके पूर्व में पड़ता है। मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, अब यहां पर आप लोगों को ध्यान में देना है कि मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से ही 3 नदियां निकलती हैं। जैसे एक नदी जो ये जा रही है इसका नाम है नर्मदा, पश्चिम की ओर नर्मदा जाती है, उत्तर की ओर सोन जाती है, और यहां से पूर्व की ओर जो है महानदी जाती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन, नर्मदा और महानदी 3 नदियों का उद्गम होता है। और अमरकंटक किसका पूर्वी भाग है, यह सतपुड़ा पर्वत का ही पूर्वी भाग है, यानी कि मैकाल पर्वत जो है वो सतपुड़ा का भाग है और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। तो सतपुड़ा यानी कि 7 पहाड़ियों का समूह, कुछ प्रमुख पहाड़ियां जैसे राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत। महादेव जो है वो थोड़ा सा दक्षिण में पड़ता है, इसलिए हम लोग विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव इनको क्रम वाइज पढ़े तो सतपुड़ा के थोड़ा दक्षिण में महादेव पड़ता है, या हम लोग कहें कि भ्रंश घाटी गई है थोड़ा दक्षिण में पड़ता है। तो इसका क्रम इस प्रकार भी पूछा जाता है, जैसा मैंने कल भी बताया था कि विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव, और इनके बीच में नर्मदा और इनके बीच में ताप्ती। इस प्रकार से ये इनका क्रम है 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो स्थलाकृतियां हैं, ये जो 5 विशेषताएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे उत्तर विंध्याचल है, फिर नर्मदा नदी है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है पूछा जा सकता है, तो नर्मदा नदी। फिर सतपुड़ा है, दोनों के बीच में से बहती है नर्मदा। फिर सतपुड़ा के दक्षिण से होकर ताप्ती बहती है, और फिर जो है वो महादेव पर्वत पड़ता है। इस प्रकार से जो है वो इनका ये सही क्रम है। तो ये तो सतपुड़ा जो पर्वत है। अब इसकी सर्वोच्च चोटी की हम बात करें, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, और ये महादेव पर्वत में ही पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1350 यानी कि 1350 मीटर। और इसी धूपगढ़ चोटी के पास में एक नगर स्थित है यहाँ पर,
जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है ये एक पर्वतीय पर्यटक नगर है, हिल स्टेशन है, और यह पहले मध्य प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी होता था, यानी कि यह मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और मध्य भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक नगर, यानी कि इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख नगर है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए इसको यानी कि पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी, ये इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं तो वो पंचमढ़ी को बोलते हैं सतपुड़ा की रानी। ये एक पर्यटक नगर है और मध्य भारत का एक सुंदर पर्यटक नगर है, जहां पे ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी पहले मध्य प्रदेश की। तो ये है इसकी सतपुड़ा की रानी। तो सतपुड़ा पर्वत की विशेषताएं जो है वो आपको लोगों को ध्यान में रखनी है कि सतपुड़ा 7 पहाड़ियों का समूह है। इसके पश्चिम में जो है वो राजपीपला की पहाड़ियां, इसके मध्य भाग में महादेव थोड़ा दक्षिण में पड़ता है, इसके पूर्वी भाग में जो है वो मेकाल पर्वत है। मेकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। सोन और नर्मदा जो है वो इसके पश्चिम यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ वाले भाग से निकलती है। इसमें पंचमढ़ी नगर स्थित है, जो कि जिसको सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात होगी सतपुड़ा की। और महादेव जो पहाड़ी है वो हम लोगों ने पढ़ ली। महादेव में पड़ती है धूपगढ़, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो बात होगी विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियों की। इसके बाद में हम लोग कुछ और, जैसे इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर एक पठार और 1-2 पहाड़ी और पड़ती है, हम उन लोगों उनके बारे में पढ़ते हैं। जो मेकाल पर्वत है या जो सतपुड़ा है, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा सा भाग इसका गुजरात में पड़ता है और आगे ये फिर छत्तीसगढ़ तक चला जाता है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में इसका विस्तार है। इसके पूर्वी भाग में एक पठार यहां पर पड़ता है, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब ये जो इसे पूर्वी पठारों के नाम से भी जाना जाता है, छोटा नागपुर का पठार जो है, इस छोटा नागपुर के पठार की हम अगर बात करें तो ये हालांकि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताओं की हम लोग अगर बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे भारत के खनिजों का घर कहते हैं। खनिजों का घर कहते हैं क्योंकि यहां पर विशाल मात्रा के अंदर कोयला, लोहा, मैग्नीज, इस प्रकार के खनिज जो है वो पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे कोयला अधिक पाए जाने के कारण भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि ये रूर प्रदेश क्या होता है। रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है। जर्मनी में एक प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है रूर प्रदेश। जर्मनी में 2 नदियां हैं, एक का नाम है राइन नदी, ये जर्मनी से होकर के बहती है। एक नदी और है, इसका नाम है रूर नदी। और इन दोनों नदियों के बीच एक क्षेत्र पड़ता है
जहां पे कोयले के प्राचीन काल में से ही विशाल भंडार पाए गए थे। जब औद्योगिक युग की शुरुआत हुई थी यूरोप में, तो यहाँ पर विशाल मात्रा में कोयला पाया जाता था और फ्रांस के लोरेन बेसिन में लोहा पाया जाता था। तो ये जो देश है ये राइन नदी के माध्यम से कोयले और लोहे का आदान प्रदान करके लोहा इस्पात उद्योग को चलाते थे और इस क्षेत्र के अंदर उद्योगों का बहुत भारी मात्रा में विकास हुआ था। तो इसलिए ये राइन नदी का जो क्षेत्र है और रूर जो प्रदेश है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। तो रूर जो प्रदेश है ये कोयले के लिए जाना जाता है, कोयला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये जर्मनी में पड़ता है और ये दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि भारत का अधिकांश कोयला यहीं पाया जाता है। इस पठार का विस्तार जो है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में। और इन्हीं चारों राज्यों के अंदर भारत का लगभग 85% कोयला पाया जाता है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। तो कोयले के अत्यंत विशाल भंडारों के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। लोहे अन्य खनिज और खनिजों के अधिक भंडारों के कारण इसे भारत के खनिजों का घर कहते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। इसलिए यहाँ पे जो है वो विशाल भंडार पाए जाते हैं यानी कि खनिजों के। यह जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र से होकर के अनेक प्रमुख नदियां बहती, जैसे दामोदर नदी, जैसे कोयल नदी, जैसे शंख नदी, जैसे श्रवण रेखा नदी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि इस पठार से होकर के दामोदर जो नदी बहती है, दामोदर किसकी सहायक नदी है बताना आप लोग मेरे को। ये एक नदी की सहायक नदी है, कमेंट करके बताना आप लोग। ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। दामोदर जो नदी है यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यहीं से होकर के बहती है, झारखंड के बाद बंगाल में बहती है। दामोदर नदी जो है यह एक और नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर के बहती है। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान देना कि भारत की दो और नदियां हैं जो ब्रंश घाटी से बहती है। अगर आप लोगों को याद आ गया है, एक नदी है नर्मदा, अभी जो जिक्र चल रहा था। दूसरी नदी है ताप्ती, ये भी ब्रंश घाटी से होकर के बहती है। और तीसरी नदी का नाम है दामोदर। ये तीनों नदियां जो है वो ब्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो छोटा नागपुर पठार में एक ब्रंश घाटी से होकर के कौन सी नदी बहती है, उसका नाम है दामोदर नदी। और इसी से होकर के यहाँ पे जो नदी बहती है वो है श्रवण रेखा नदी। श्रवण रेखा और खरकी नदियों के संगम के ऊपर इसी पठारी क्षेत्र के अंदर जमशेदपुर नगर बसा है, जो लोहा इस्पात नगरी के रूप में भारत में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात बने हैं, जैसे श्रवण रेखा नदी के ऊपर हुंड्रू जलप्रपात बना है, बड़ा प्रसिद्ध जलप्रपात है हुंड्रू, श्रवण रेखा नदी पर बना। इसी प्रकार से दामोदर नदी पर भी यहाँ पर कई सारे प्रपात है। तो यानी कि ये जो पठारी क्षेत्र है वो प्रपातों के लिए और नदियों के लिए भी जाना जाता है। तो हम लोग इसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल राज्यों में विस्तृत है। यहाँ पर खनिजों के विशाल भंडार पाए जाने के कारण इसे खनिजों का घर कहते हैं। यहाँ पे कोयले के विशाल भंडार पाए जाने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और इस क्षेत्र से मुख्यतः दामोदर, कोयल, शंख और श्रवण रेखा नदियां बहती है। और दामोदर नदी यहाँ पर ब्रंश घाटी से होकर के बहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि छोटा नागपुर जो पठार है, इस पठार के पूर्वी भाग में इसी का ऊपर उठा हुआ भाग है, एक पहाड़ी का नाम है यहाँ पे, जिनका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। इसी पठारी क्षेत्र में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल जो पहाड़ियां हैं इनका मुख्यतः विस्तार है झारखंड में। झारखंड में ही पड़ती है राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ जो है
ये राजमहल की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। कई बार यूं भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो भी उत्तर पार्श्वनाथ हो जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार जो है उसी का एक भाग है राजमहल की पहाड़ियां। तो यहाँ पर पड़ती है राजपीपला की पहाड़ियां, ये है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां जो है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में झारखंड में पड़ती है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है वो इस पूर्वी भाग में दो और प्रमुख स्थलाकृतियां पाई जाती है, उनकी बात करते हैं छोटा नागपुर के बाद। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां से होकर के एक नदी जाती है, महानदी। यहां पर पाया जाता है महानदी बेसिन। इसके दक्षिणी भाग में महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके जिसे यहां से होकर के बहती है, इस महानदी की घाटी को कहते हैं महानदी बेसिन, या इसका दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ बेसिन। यह भी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में महानदी बेसिन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा जो राज्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी से महानदी निकलती है, फिर उड़ीसा से होती है बंगाली खाड़ी में गिरती है। यहीं पर महानदी का बेसिन, या हम यूं कहें कि महानदी का मैदानी क्षेत्र है, जहां से महानदी और इसकी सहायक नदियां गुजरती है, यहां पर इन्होंने एक समतल मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया, या हम यूं कहें कि एक बेसिन का निर्माण किया। जैसे कि ये छोटा नागपुर का पठारी भाग हो गया, कहीं कहीं पर इसमें पहाड़ियां पाई जाती, और इस प्रकार से एक नीचा भाग है, फिर जो है वो एक पठार आगे और आ जाएगा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं बेसिन, महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन से महानदी होकर के बहती है, और इसी क्षेत्र में महानदी द्वारा उपजाऊ जो मैदान का निर्माण किया है वो चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहां पर चावल की कृषि होती है। चावल की कृषि जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर चावल का उत्पादन नदी घाटी होने के कारण बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महानदी की घाटी है और यहाँ पे चावल का उत्पादन जो है वो होता है। तो भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है कि महानदी बेसिन को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। महानदी बेसिन को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। अगर महानदी बेसिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। और दक्षिणी भाग में यहां पर कावेरी नदी का जो बेसिन है उसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महानदी की घाटी जो है वो महानदी का बेसिन जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मुख्यतः इसका ज्यादातर विस्तार छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं। और यहाँ पर चावल का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को या महानदी बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है। और यहीं पर उड़ीसा में कटक में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। इसके दक्षिण में एक पठार है, यानी कि महानदी बेसिन के दक्षिण में एक पठार है। अब इसका नाम है दंडकारण्य क्षेत्र। पठार देखो, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है, बीच में महानदी का बेसिन है, नीचा भाग है, फिर एक ऊंचा भाग है इसके दक्षिण में दंडकारण्य पठार, यानी कि बीच में नीचा भाग बेसिन कहलाता है। अब ये जो दंडकारण्य का जो पठार है इसका विस्तार जो है वो 3-4 राज्यों की सीमा पर है, यानी कि दंडकारण्य का विस्तार, या हम यूं कहें कि किन राज्यों में विस्तृत है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो दंडकारण्य है यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों की सीमा पर स्थित है। यह इन राज्यों की सीमा पर स्थित है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र और उड़ीसा का कोरापुट क्षेत्र, कालाहांडी जिला यहीं पर पड़ते हैं। कालाहांडी, कोरापुट, बस्तर ये भारत के आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में से या सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। पिछड़े जिले या पिछड़ा क्षेत्र है भारत का, वो है दंडकारण्य का क्षेत्र, जहां पे बस्तर, कोरापुट, कालाहांडी जैसे पिछड़े जिले हैं। यहां पर पिछड़ने का कारण ये है कि ये पठारी जो क्षेत्र है वो बंजर है। यहां पर घने मानसूनी वन पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर खनिज बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वैसे जो है वो उपजाऊपन की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। और कालाहांडी जिला तो भारत का सबसे गरीब जिलों में से आता है। तो इस क्षेत्र में गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा, इसलिए आर्थिक रूप से ये पिछड़ा क्षेत्र है। दंडकारण्य का पठार, और यहीं पे छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी पड़ती है, इसका नाम है बेलाडीला की पहाड़ियां। बेलाडीला की पहाड़ियां, और बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं यह लोहे की प्रसिद्ध खान है भारत की। भारत की लोहे की प्रसिद्ध खान है बेलाडीला की पहाड़ियां में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में बाबा बुदन और कुद्रेमुख की पहाड़ियों में। तो ये बेलाडीला की पहाड़ियां जो वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, जहां पर लोहे के विशाल भंडार है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में टीन के भंडार भी पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो वो खनिजों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, दंडकारण्य, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। अब ये एक विडंबना ही भी है कि भारत का वो क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार हो, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का और बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे वो दंडकारण्य का क्षेत्र हो, ये क्षेत्र हालांकि खनिजों की दृष्टि से बहुत धनी क्षेत्र है, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े क्षेत्र भी है। ये एक विडंबना है, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो सरकार द्वारा औने पौने दामों पर ठेके पर दे दिए जाते हैं, और जो ठेकेदार होते हैं वो अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसको इसके एवज में बहुत कम दाम दिए जाते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र है। तो ये बेलाडीला की पहाड़ियां लोहे के लिए, और बस्तर क्षेत्र है वो टीन के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये तो था आपका दंडकारण्य का पठार। तो ये मध्यवर्ती, उच्च भूमि और पूर्वी भाग, ये आपका यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है इसके पूर्वी भाग में यहां पर मेघालय का पठार, यानी कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी का प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है पूर्वी भाग में, यहां पे, जिसे हम लोग शिलोंग पठार या मेघालय पठार कहते हैं। शिलोंग या मेघालय का पठार कहते हैं, जो इसी का एक भाग है। और मालदा नामक भ्रंश के कारण, यहां पे मालदा भ्रंश पड़ता है। मालदा नामक भ्रंश के कारण जो है यह प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया था। यहां पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, जैसे गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती है। यह पहाड़ियां कीपाकार अवस्था में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो बंगाली खाड़ी से हवाएं जाती है, जो जलवाष्प लेकर के, वो इन कीपाकार आकृतियों की पहाड़ियों में उलझ करके वर्षा करती है। इसलिए मोसिनराम नामक स्थान पर चेरापूंजी के निकट विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो किसका भाग है? वो भाग है शिलोंग या मेघालय पठार का, और ये मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। और आसाम में एक पहाड़ी पाई जाती है मीकीर, मीकीर पहाड़ी, यह भी इसी का ही एक भाग है। इस क्षेत्र की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है शिलोंग। शिलोंग चोटी जो है वो मेघालय के पठार की या शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1823 मीटर।
तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये इसी का एक भाग है। गारो खासी जयंती और मिकिर की पहाड़ियां जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, शिलोंग या मेघालय पठार के अंतर्गत ही पड़ती है। और शिलोंग चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो मेघालय में पड़ती है, और मिकिर की पहाड़ियां जो मेघालय और आसाम की सीमा पर पड़ती है, इनका विस्तार जो मुख्यतः है वो आसाम में है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियां, छोटा नागपुर का पठार, महानदी का बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य प्रदेश और पूर्वी पठार या मेघालय और शिलोंग का पठार। यहां तक आज के जो टॉपिक है इसमें हम लोग यहां तक ही पढ़ेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट जो है वो उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने वीडियो जो है इसको जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।